उसके बाद देखिए यहां पर आपके सामने फिर से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए है, उस चैप्टर का है। बोर्ड के पर्पज से काफी अच्छा चैप्टर है, और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली बुक है वो भी सीबीएसई इसको काफी ज्यादा प्रेफरेंस देती है। तो इसलिए यहां पर चलिए इस क्वेश्चन नंबर 62 को सॉल्व करते हैं। 62 का स्टेटमेंट आप लोग एक बार पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। द कर्व for which the slope of the tangent at any point is equal to the ratio of the abscissa to the ordinate of the point। मतलब कहानी में देखिए रिजल्ट आपके पास क्या दिया हुआ है कि द कर्व फॉर विच, एक ऐसा कर्व जिसके लिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मतलब आप उसके मान लीजिए आपके सामने एक कर्व है, आप उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट के स्लोप की बात करते हो, लेट से मैं यहां पर आपको डायग्राम बना के समझाता हूं। मान लीजिए यहां पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं इस तरीके से, जहां पर मुझे एक कर्व बनाना है। तो कर्व कैसा भी बना दो, क्योंकि हमें तो पता नहीं वो कैसा कर्व होगा। तो लेट से मैंने यहां पर इस तरीके से एक कर्व बना दिया, ये आपके पास एक कर्व बना दिया। तो क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है कि द कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जहां पर आप क्या करें, टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे एट एनी पॉइंट। मान लीजिए ये आपके पास एक कर्व है, इस कर्व पर आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए। लेट से यहां पर मैं ये वाला एक पॉइंट उठाता हूं, लेट से यहां पर मैं ये वाला एक पॉइंट उठाता हूं P। कौन सा पॉइंट उठाया मैंने, P। और इस P के कोऑर्डिनेट का नाम दे दे रहा हूं मैं। P के कोऑर्डिनेट का नाम आपको पता है, किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए हम लोगों को ब्रैकेट के अंदर x, y लिखना होता है, क्योंकि पॉइंट्स वही होते हैं x, y। तो इसके कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट दे दिया मैंने x, y। अब कहानी समझ आ गई। आपके पास एक कर्व है, कर्व पर कोई भी एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x, y। जहां पर ब्रैकेट के अंदर जो पहले लिखा है वो x होगा, जो बाद में लिखा है वो y होगा। तो अगर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ऑफ स्लोप, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर आप इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हो, लेट से मैंने यहां पर इस पॉइंट पर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करा, तो वो इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल आएगा, क्वेश्चन वाले ने उसकी कहानी हमें दी हुई है। वो इज इक्वल टू द रेशियो। रेशियो मतलब क्या होता है, रेशियो मतलब होता है डिवाइड, किसी का कंपैरिजन करना। रेशियो ऑफ द एब्सिसा टू द ऑर्डिनेट। अब ये जो एब्सिसा मिल गया, ये जो ऑर्डिनेट मिल गया, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। एब्सिसा बेसिकली हम लोग एक्स एक्सिस को कहते हैं, जो एक्स वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग एब्सिसा कहते हैं, और जो वाई एक्सिस में वाई वाला रिजल्ट होता है उसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये जो उसने लिखा हुआ है ना कि रेशियो ऑफ द एब्सिसा टू द ऑर्डिनेट, तो एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस। इसका मतलब वो एक्स वाले पॉइंट का और वाई वाले पॉइंट का रेशियो कहना चाह रहा है, मतलब वो एक्स अपॉन वाई की बात कर रहा है। कहानी समझ आई भाई। आपके पास कोई भी एक कर्व है, लेट से कोई भी एक कर्व है, आप क्या करते हैं, कर्व के उस कर्व पर आने वाले कोई सा भी एक पॉइंट उठा लो, उस कर्व पे आने वाला कोई सा भी एक पॉइंट उठा लो, और उस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो आपके सामने वो टेंजेंट का जो स्लोप है वो किसके इक्वल आएगा, वो रेशियो ऑफ एक्स अपॉन वाई के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, रेशियो ऑफ एक्स अपॉन वाई। क्वेश्चन वाले ने कहानी में हमें क्या दिया हुआ है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो पूरा लिख लेना, ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एब्सिसा, रेशियो ऑफ एब्सिसा अपॉन में, एब्सिसा की स्पेलिंग सही है, एब्सिसा ठीक है, रेशियो ऑफ एब्सिसा अपॉन ऑर्डिनेट, वो इसके इक्वल है यहाँ पे, क्वेश्चन वाले ने हमसे कहा हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कर्व के किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना चाहते हैं, मतलब उस पॉइंट पर आप dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब अगर आप किसी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप dy बाई डी एक्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये कुछ और नहीं, ये हमारा dy बाई डी एक्स ही है, ये dy बाई डी एक्स ही है।
और एब्सिसा का मतलब तो x हो गया और ऑर्डिनेट का मतलब यहां पर y हो गया। ये कहानी हमारे पास आ गई। अब उसको सुनिएगा ध्यान से। यहां पर हमने जो क्वेश्चन दिया था उससे अपनी लैंग्वेज को जनरेट कर लिया। भाई जो क्वेश्चन उसने हमें दिया था वहां से अपनी कहानी को बनाया, डायग्राम को बनाया, फॉर्मूले को लिखा और अपनी कंडीशन को जनरेट कर लिया। अब इसको सॉल्व करना इजी है। आपके सामने ना 4 अलग अलग ऑप्शन है, एन इलिप्स, ए पैराबोला, सर्कल या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस कहानी को जरा ध्यान से देखिएगा। आपने यहां पर जो ये कर्व बनाया, क्या पहले से आपको पता था कर्व बनाने पर कर्व की शेप कैसी होगी? वो कर्व की शेप इलिप्स होगी, वो कर्व की शेप पैराबोला होगी, वो कर्व की शेप सर्कल होगी, या वो कर्व की शेप रेक्टेंगुलर? क्या ये पहले से आपको पता था हाइपरबोला क्या होगी? नहीं पता था। मैंने तो एक रफली शेप बना लिया, ऐसा सांप की टाइप का एक रफली शेप बना लिया। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने पर वहां पर जो भी रिजल्ट आएगा, भाई आपको पता है आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो बाद में एक इक्वेशन आ जाती है एक्स और वाई की फॉर्म में, ऐसी कहानी आ जाती है। तो उसी इक्वेशन को देखकर हमें ये ऑप्शन को बताना है कि वो ऑप्शन इलिप्स है, वो सर्कल है, वो पैराबोला है या वो हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये चीज हमें यहां पर बतानी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने वही करा, पहले क्वेश्चन की कहानी को पढ़ा। भाई क्वेश्चन की कहानी थी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज द इक्वल टू द रेशियो ऑफ एब्सिसा टू द ऑर्डिनेट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स, एब्सिसा मतलब x एक्सिस, ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस। ये कहानी हमारे पास आ गई। अब इसको जरा देखकर थोड़ा सा समझो। क्या समझोगे? देखो, इसको हमें सॉल्व करना है। अगर हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि भाई हम लोग यहां पर सेपरेशन मेथड लगा दें, होमोजीनियस वाला मेथड लगा दें, या dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसे वाला मेथड लगा दें। क्योंकि 12th क्लास में तो सिर्फ 3 ही ऑप्शन है हमारे पास, फिर उसके बाद जैसे हमारी हायर स्टडीज स्टार्ट होंगी हजारों ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ अभी 3 ऑप्शन है। तो सबसे पहले मुझे यहां पर देखकर ये लग रहा है कि सेपरेशन लगाया जा सकता है। कैसे लगा? क्योंकि ध्यान से देखो, ये जो y है, ये जो y है उसको यहां dy के पास भेजा जा सकता है। भाई y को dy के पास भेजा जा सकता है तो ये y dy हो जाएगा। और ऐसे ही ये जो dx है उसको x के पास भेजा जा सकता है तो यहां पर ये x dx हो जाएगा। नहीं आया? अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करी है हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई में y dy के पास चला गया और ये वाला जो x था वो dx के पास चला गया। अब तो y वाला फंक्शन अलग सेपरेट हो गया, x वाला फंक्शन अलग सेपरेट हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो जब y का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको y स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा, एक पावर ऊपर वही नीचे। जब आप x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको x स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा। और इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट लगाना होता है, तो लेट से मैंने यहां पर कांस्टेंट लगा दिया c। अब इसको जरा देखो, इसको देखने पर क्या कर सकते हैं, हमें तो ये बताना है कि वो कैसी इक्वेशन है, हमें तो वो बताना है। तो मेरे मन में यहां पर ये आ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं, एक काम करो, आप ना एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को इधर लेकर आओ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ। तो रिजल्ट हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, ये प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल टू में सी को वही रहने दो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जरा इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो 2 ही मिलेगा। ये क्या लिखा हुआ है, ये वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। सी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, ये जो 2 है उसको वहां भेजो, वहां पर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c आ जाएगा। या फिर एक और काम कर लो, क्या काम करोगे कि ये जो आपके सामने 2c है वो दोनों के नीचे ही लगा दो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 2c माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2c, और यहां पर आपके पास 1 बचा, ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, 11th क्लास के आई थिंक वो 11th चैप्टर है जिसमें हम लोग वो कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं, तो उसको जरा देखो, उसमें थोड़ा सा जाओ और वहां पर सोचो कि इस टाइप की इक्वेशन का नाम क्या होता था, इस टाइप की इक्वेशन का क्या नाम होता था।
हमारे पास एक इलिप्स होता था और एक पैराबोला होता था, एक सर्कल था वहां पर और एक हाइपरबोला था। सर्कल की इक्वेशन हम लोगों को याद है, वो इक्वेशन थी x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ऐसी शेप तो मुझे यहां पर दिख नहीं रही है, तो ये सर्कल तो यहां पर इसको मैं नहीं बोलूंगा। फिर उसके बाद पैराबोला था, जिसकी जो इक्वेशन थी वो या तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो ऐसा भी नहीं दिख रहा मुझे। फिर उसके बाद इलिप्स था, इलिप्स की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या फिर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां पर प्लस है तो इसलिए ये इलिप्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे में तो यहां पर माइनस आया। अब लास्ट ऑप्शन हाइपरबोला बचा, तो हाइपरबोला ही होगा और उसकी इक्वेशन भी क्रॉस चेक कर सकते हो। उसकी इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर अगर वाई एक्सिस पर बनेगा हमारा हाइपरबोला तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जरा इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो। वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर 2c अंडर रूट 2c का होल स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के नीचे 2c अंडर रूट 2c का होल स्क्वायर है, और राइट साइड में 1। मतलब ये इक्वेशन किसकी है? ये इक्वेशन यहां पर वो जो आपके सामने फोर्थ ऑप्शन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कौन सा ऑप्शन है वो? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये उसकी इक्वेशन है। तो क्या ये क्वेश्चन की कहानी समझ आई? क्वेश्चन ना था बहुत ही छोटा सा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। तो क्या ये आपको समझ आया? ओके।